हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एचआर टेक्निकल क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैराथन क्लासेस का 7वां पार्ट लेकर के हम आज आए हैं, जिसमें आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आपको ईपीपीसीएल टीजीटी क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर के भी कुछ क्वेश्चन है इसमें, जो कि पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि जनरेटर की फील्ड कॉयल बनाई जाती है। तो जनरेटर की फील्ड कॉयल को कॉपर से बनाया जाता है। फील्ड कॉयल यानी कि हम जिससे क्या करते हैं, आपका फ्लक्स जनरेट करते हैं, उसको हम किससे बनाते हैं? कॉपर से बनाते हैं। इसके अलावा आर्मेचर फील्ड को, आर्मेचर की जो वाइंडिंग की जाती है वो भी कॉपर से ही की जाती है, ध्यान रखिएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि लोड करंट बढ़ने पर कौन सी हानि बढ़ जाती है? देखिए, शंट कॉपर लॉस तो फिक्स होता है, घर्षण हानि लोड पर डिपेंड नहीं करती है, और आयरन लॉस भी लोड पर डिपेंड नहीं करती है। अब इसमें आप ध्यान रखिए कि आर्मेचर कॉपर लॉस का फार्मूला होता है IA²RA। तो जब भी लोड बढ़ेगा तो IA का मान क्या होगा? आर्मेचर करंट का मान बढ़ेगा, तो आर्मेचर करंट की अगर वैल्यू बढ़ रही है तो आर्मेचर कॉपर लॉस भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है जी, तो सी ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि जनरेटर में इंटरपोल किस प्रभाव को कम करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं? इंटरपोल यहाँ पे देखिए हमने एक फिगर के माध्यम से लिया हुआ है। ये आपका मेन पोल है, सॉरी ये मेन पोल है, एन पोल, एस पोल। यहाँ पे दिया हुआ है आपका इंटरपोल। तो इंटरपोल जो होता है कम्यूटेशन के प्रभाव को स्मूथ डीसी प्रदान करने के लिए, किसी प्रकार की आपका स्पार्किंग वगैरह ना हो, कम्यूटेशन का प्रभाव ना हो, उसको हम खत्म करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इंटरपोल्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ध्रुव आच्छादन दोष निम्न में से किस कारण होता है? देखिए, पहले तो ये समझिए कि ध्रुव आच्छादन जो दोष होता है वो बैटरी में होता है, और बैटरी के जो टर्मिनल होते हैं, एनोड टर्मिनल, कैथोड टर्मिनल, उसके चारों तरफ क्या हो जाता है? हाइड्रोजन की बुलबुलों के रूप में इकट्ठा हो जाने के कारण उसका वहाँ पे प्रॉपर रूप में केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाता है, जिससे बैटरी प्रॉपर वोल्टेज नहीं दे पाती है। तो वो आपका हाइड्रोजन गैस के इसके चारों तरफ इकट्ठा होने के, बुलबुलों के रूप में इकट्ठा होने के कारण होता है। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक डीसी जनरेटर को 210 वोल्ट और 3 एम्पियर धारा प्रदान करता है। सॉरी, एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं कि डीसी सीरीज जनरेटर है, लोड को 230 वोल्ट का, 210 वोल्ट का और 3 एम्पियर की धारा प्रदान करता है। यदि सीरीज की धारा का मान 3 एम्पियर हो तो आर्मेचर की धारा कितनी होगी? यहाँ पे एक देखिए फिगर के माध्यम से समझिएगा। हम आपको यहाँ पे एक डीसी सीरीज जनरेटर बनाए हैं। डीसी सीरीज जनरेटर में देखिए आइए धारा यहाँ पे जा रही है, ये आपका सीरीज धारा हो गया और ये लोड धारा हो गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो जनरेटर है वो यहाँ पे 210 वोल्ट दे रहा है और लोड को 3 एम्पियर की धारा दे रहा है। 3 एम्पियर की धारा क्या कर रहा है? लोड को प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सीरीज जनरेटर में आईए बराबर होता है ISE, यानी कि सीरीज धारा, एसी मतलब सीरीज, और बराबर IL मतलब लोड धारा। यानी कि आर्मेचर करंट की धारा, सीरीज धारा और लोड धारा, तीनों का वैल्यू क्या होता है? बराबर होता है। तो लोड धारा का मान 3 एम्पियर दिया हुआ है, तो उस स्थिति में आपका जो आर्मेचर धारा का मान होगा वो भी कितना होगा? 3 एम्पियर ही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका दिया हुआ है, तो 3 एम्पियर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि डीसी कुमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर में शंट और सीरीज फील्ड का चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे का होता है। ये देख लीजिए, कुमुलेटिव है और ये है आपका डिफरेंशियल। तो कुमुलेटिव में दोनों का, आप यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, कुमुलेटिव में दोनों के धाराओं की दिशाएं क्या है? सेम है, और डिफरेंशियल में अलग अलग है। ये नीचे जा रही है धारा, क्या रही है? ऊपर जा रही है। तो कुमुलेटिव में दोनों धाराएं एक दूसरे को क्या करती हैं? सपोर्ट कर रही हैं, और डिफरेंशियल में एक दूसरे को क्या कर रही हैं? विरोध कर रही हैं। तो इस प्रकार से आपका जो कुमुलेटिव जनरेटर में दोनों चुंबकीय क्षेत्र होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे? सहायक होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किसके नियमों का प्रयोग किया जाता है? तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन दिया हुआ है आपका फैराडे का, लेंज का, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम क्या करते हैं? डीसी सीरीज जनरेटर में, डीसी जनरेटर में प्रयोग उत्पन्न हुए जनरेटर की क्या करते हैं? ईएमएफ की डायरेक्शन ज्ञात करते हैं। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से मोटर के घूमने की दिशा ज्ञात की जाती है, लगने वाले बल को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लैप वाउंड आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? एक आप ट्रिक याद कर लीजिए, LAP, लैप वाइंडिंग पूछा है ना, तो A बराबर क्या होता है? P होता है। A क्या होता है? आर्मेचर पथों की संख्या। P क्या होता है? नंबर ऑफ पोल। यानी कि लैप वाइंडिंग में आर्मेचर पथों की संख्या हमेशा पोलों की संख्या की क्या होगी? बराबर होगी। और दूसरी वाइंडिंग होती है आपकी वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग में हमेशा पैरेलल पाथों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, और वेव में हमेशा 2 होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जनरेटर की स्थिर वोल्टता जनरेटर भी कहते हैं? यहाँ पे आप देखिए, ये आपका एक शंट जनरेटर दिया हुआ है।
तो शंट जनरेटर को हम क्या कहते हैं, स्थिर वोल्टेज जनरेटर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एक फार्मूला ध्यान रखिएगा, ई बराबर होता है P∅ZN बटा में 60A। अगर सारी चीज़ों को कांस्टेंट कर देंगे तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है फाई, और फाई जो होता है वो आपके आई पे डिपेंड करता है, और शंट फील्ड में जाने वाली जो धारा होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और जब आई कांस्टेंट हो जाएगा तो फाई कांस्टेंट हो जाएगा, और फाई कांस्टेंट हो गया तो ई का भी वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो शंट जनरेटर स्थिर वोल्टेज जनरेटर होता है, स्थिर वोल्टेज प्रदान करता है, इसीलिए इसको बैटरी चार्जिंग वगैरह में भी क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए विपरीत दिशा में लगाया गया बल क्या कहलाता है। पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए कि अवशिष्ट चुंबकत्व मतलब कि थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बता दे रहे हैं। जब किसी मैग्नेट पे कोई कॉइल है आपकी, कोई सोलेनाइड मान लीजिए, इसको हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, तो जैसे जैसे धारा के वैल्यू बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इसका मैग्नेट चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बढ़ता है। चुंबकीय क्षेत्र जब बढ़ता है तो इसका मैग्नेटिज्म भी क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन जब जब हम इसका मैग्नेटाइजिंग फोर्स यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है इसको हम कम करते जाएंगे तो इसका जो मैग्नेटिज्म है वो भी कम होता है। लेकिन जैसे बढ़ा है वैसे कम नहीं होता है, बिल्कुल ये जीरो अगर कर देते हैं उसके बाद भी इसमें थोड़ी मात्रा में क्या होती है, चुंबक की वैल्यू क्या हो जाती है, बच जाती है। इसी को रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। इस रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को खत्म करने के लिए जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया जाता है उसको निग्राहिता बल या कोएरेसिव फोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो कोएरेसिव फोर्स को ही अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए विपरीत दिशा में लगाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक सूत्र ओम के नियम कौन सा ठीक नहीं है। पहला है P बराबर आई आर, यही फार्मूला होता ही नहीं है, P बराबर आई स्क्वायर आर होता है। तो पहला ही क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सही हो गया। बाकी ये तीनों ऑप्शन जो होते हैं ये सही है। अगला क्वेश्चन है कि 5 प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक प्रतिरोध 1 ओम का है को समांतर में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो आपको मालूम है कि R इक्विवेलेंट होता है, अगर समान वैल्यू के, सेम वैल्यू के अगर कितने भी रेजिस्टेंस हो तो उसको निकालने के लिए R बटा N का यूज किया जाता है। R का वैल्यू कितना दिया, 1 दिया है, और टोटल रेजिस्टेंस की संख्या कितनी दी है, 5 दी है, तो 1/5 ओम क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक 25 वाट का लैंप है, एक 25 वाट का लैंप है और कितने समय में 1 यूनिट बिजली का खर्च कर देगा। तो 1 यूनिट में आपको पता है कि 1000 वाट होता है, 1000 वाट को ख़त्म करने के लिए 25 वाट के बल्ब को कितना टाइम लगेगा। तो आप यहाँ से जब इसको भागा देंगे तो 40 घंटे का समय आएगा। आप एक और उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक 1000 वाट का लोड है, अगर 1000 वाट का लोड जैसे मान लो हीटर आप जला रहे हैं, 1 घंटा चला रहे हैं, तो कितना बिजली का खत्म करेगा, 1000 वाट घंटा खत्म करेगा कि नहीं खत्म करेगा। हाँ, इसी को तो 1 किलोवाट घंटा कहते हैं जी, क्योंकि 1000 वाट में 1 किलोवाट घंटा 1 किलोवाट होता है। तो यहाँ पे आपका 40 घंटे में ये जो बल्ब होगा 1 यूनिट बिजली का क्या कर देगा, खपत कर देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि तापमान के एसआई यूनिट का क्या प्रतीक है, तो केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन है कि जनरेटर में शंट फील्ड का जो लॉस होता है, क्षति जो होती है, कुल कॉपर लॉस का कितने परसेंटेज होता है। तो टोटल कॉपर लॉस जो होता है वो बराबर होता है, कॉपर लॉस बराबर होता है आर्मेचर का लॉस, डब्ल्यू ए लिख देते हैं, आप शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिएगा, प्लस डब्ल्यू सीरीज प्लस डब्ल्यू शंट, डब्ल्यू मतलब लॉस, ये टोटल के योग को हम क्या कहते हैं, WCU, टोटल कॉपर लॉस। तो इसमें पूछ रहा है कि शंट फील्ड का लॉस जो होता है वो टोटल कॉपर लॉस का कितना परसेंट होता है, तो 20 से 35% होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि सीरीज जनरेटर को बिना लोड के चलाने पर वह क्या होगा। सीरीज जनरेटर को बिना लोड पे चलाने पे वो वोल्टेज क्या होगा, बहुत ही कम प्रदान करेगा, 5 से 10 वोल्ट तक प्रदान करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है क्यों प्रदान करेगा, अगर यही शंट जनरेटर को बिना लोड के चलाएंगे तो फुल वोल्टेज प्रदान करेगा, क्योंकि आपका एक यहाँ पे सीरीज जनरेटर हम आपको बना के दिखा रहे हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये सीरीज जनरेटर हो गया, यहाँ पे हम लोड नहीं लगा रहे हैं, तो यहाँ पे जब लोड नहीं लगाएंगे तो सर्किट पूरा नहीं हुआ, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब आई का वैल्यू 0 हुआ तो इस फील्ड वाइंडिंग में धारा जाएगी ही नहीं। जब फील्ड में धारा नहीं जा रही है तो फ्लक्स उत्पन्न करेगा, नहीं उत्पन्न करेगा। और जब फ्लक्स उत्पन्न नहीं किया तो अभी इसके ठीक पीछे हमने बताया कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फाई, फाई का वैल्यू हो गया 0। तो फाई का वैल्यू जब 0 हो गया तो वोल्टेज का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, इसमें धारा नहीं जा रही है तो फ्लक्स का वैल्यू 0 हो गया, लेकिन इसमें थोड़ी सी मात्रा में क्या होती है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व का गुण जो होता है वो थोड़ा सा बचा रहता है, तो बहुत कम मात्रा में फ्लक्स क्या होता है, जनरेट होता है। और उसी कम मात्रा के फ्लक्स के कारण इसमें बहुत कम वोल्टेज जनरेट होता है, 5 से 10 वोल्ट के करीब में। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि गोलीयथ एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर के बाएं भाग का पोर्सिलीन बनाया जाता है। ये देखिए एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर है, इसके भाग को पोर्सिलीन का बनाने का रीजन ये है कि हाई टेम्परेचर से क्या कर सके, बचाया जा सके। हालांकि अब ये तो आपका इसका भी बनाया जा रहा है, पीवीसी वगैरह का या फिर बैकलाइट का भी बनाया जा रहा है इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबक के चारों ओर का वो स्थान जहाँ पर उसका प्रभाव अनुभव किया जा सके क्या कहलाता है। जैसे मान लो कि एक चुंबक है, ठीक है, इसमें दो पोल होते हैं एन और एस, यहाँ एक लोहे का टुकड़ा रखा हुआ है, ये चुंबक इसको क्या कर ले रहा है, अपनी तरफ खींच ले रहा है। तो यही इसका एरिया जहाँ तक चुंबक अपना प्रभाव दिखा दे उसको क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से किस अचालक श्रेणी का तापमान 155 डिग्री है। ये ध्यान रखिए, ये अचालक पदार्थों की श्रेणियां हैं, क्लासिफिकेशन किया गया है। वाई वर्ग का 90 डिग्री तक और सी वर्ग का 180 डिग्री के ऊपर, ठीक है। तो 155 किसका हो गया, इसका हो गया, तो 155 यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया कि धात्विक सीटों पर निशान लगाने के लिए, ये आप क्लासिफिकेशन जो है आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपका धात्विक सीटों पर निशान लगाने के लिए किस औजार का प्रयोग करते हैं। सेंटर पंच से हम क्या करते हैं, धात्विक सीटों पर निशान लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हीट स्टोन ब्रिज की अनुपातिक भुजा क्या होती है। देखिए पी और क्यू जो होती है इसकी अनुपातिक भुजा होती है। बी ऑप्शन आपका क्या है, सही हो जाएगा। अगर यही ऑप्शन में आर और एस दिया रहता तो आर और एस भी क्या हो जाएगी, अनुपातिक भुजा हो जाएगी, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए पी और क्यू क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो इन चित्रों की मदद से आप तीनों चीज़ों को क्या हो गए, समझ गए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेड एसिड सेल कि धन प्लेटें चार्जिंग के पश्चात किस में बदल जाती है, तो लेड पेरोक्साइड में बदल जाती है, ठीक है। आपको ये याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि डीसी मोटर के आर्मेचर नियंत्रण विधि के प्रयोग से प्राप्त गति सामान्य गति से होती है। देखिए ये है आपका सीरीज जनरेटर, और सीरीज जनरेटर में हमने यहाँ पर दिखाया हुआ आर्मेचर कंट्रोल मेथड, जिसमें आर्मेचर के साथ में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिए हैं। तो जब वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाए हैं तो इसमें जाने वाली धारा की वैल्यू को क्या करेगा, ये कम करेगा, और जब इसमें जाने वाली धारा की वैल्यू कम होगी तो उस स्थिति में आपका जो स्पीड होगी वो क्या होगी, कम हो जाती है। अगर वही फील्ड कंट्रोल मेथड रहता है तो फील्ड कंट्रोल में जो प्राप्त होने वाली गति है वो सामान्य गति से क्या होती है, अधिक प्राप्त होती है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ कि 4 ओम के प्रतिरोध वाले एक उपकरण में बहने वाली धारा का मान 1.5 एम्पियर है तो उसके द्वारा ली गई शक्ति क्या होगी। फार्मूला होता है P बराबर आई स्क्वायर आर। आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.5 ओम, तो 1.5 एम्पियर, 1.5 गुणे 1.5 और गुणे आर का मान कितना दिया हुआ है 4। जब तीनों को गुणा कराएंगे तो 9 वाट आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मीट्रिक प्रणाली में यानी कि एमकेएस सिस्टम में द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है। तो एमकेएस सिस्टम में आपका जो द्रव्यमान का यूनिट होता है आप सभी को मालूम है कि वो होता है किलोग्राम। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस धातु का प्रयोग सबसे अधिक प्रतिरोध सबसे अधिक होता है। वो होता है आपका नाइक्रोम। तांबा, लोहा और एल्युमिनियम का इन तीनों का नाइक्रोम के कंपेरिजन में कम प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो फ्रेंड ये था हमारा 7वां पार्ट मैराथन क्लासेज का, जिसमें हम एक एक पार्ट वाइज करके क्वेश्चन की सीरीज क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर किसी चीज़ की दिक्कत है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।